हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेरा पिछला वीडियो का भी टॉपिक यही था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फर्स्ट पार्ट था, ये आपका जो है वो सेकेंड पार्ट है। तो अगर दोनों पार्टों को मिलाकर के पढ़ लेंगे तो निसंदेह रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं। ये नहीं चालू किया, इसका बटन बंद, खोलो इसका बटन। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। और हिस्ट्री का देखें तो प्राचीन भारत का हमारा ये पार्ट कौन सा है? 5वां पार्ट है ना। तो इसके पहले हमने बता चुके, काफ़ी फैक्ट बताए हमने। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो शिव पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शिव की पूजा करते थे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो बताया था आपको कि पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है हमको मिली है। कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। तो उन्हें एक प्रकार से शिव रूप माना गया है और इस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो भगवान शिव की पूजा करते थे। फिर आगे चलते हैं हम। तो इनके लिए जो विशेष महत्व का एक पशु था वो कौन था आपका? कुंवर वाला सांड। तो कुंवर वाला सांड जो है इनके लिए विशेष पूजनीय था। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। और देखते हैं हम तंत्र मंत्र जादू टोना, जैसे अभी भी प्रचलित है ये काफ़ी मात्रा में। जहाँ पे शिक्षा का प्रसार कम है तो वहाँ पे प्रचलित है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना के प्रमाण हमको जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो तंत्र मंत्र और जादू टोने में विश्वास रखते थे, है ना। फिर चलते हैं हम। तो जैसे हमारा परिवार कैसे होते हैं, जो हमारे परिवार, जो हम लोग की बात कर रहे हैं आपस में, तो हमारे परिवार कैसे हैं? पितृसत्तात्मक हैं, माने पिता से वंश चलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार जो है वो कैसे थे? आपके मात सत्तात्मक थे। कैसे थे? आपके मात सत्तात्मक थे। तो ये निष्कर्ष कैसे निकाला गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल में खुदाई हुई उसमें बहुत सारी जो है महिलाओं की मूर्तियां मिली। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि उस समय के समाज में जो है महिलाओं की प्रधानता थी। तो इस प्रकार से महिला ही जो है परिवार की मुखिया होती थी और परिवार कैसा होता था? मात सत्तात्मक होता था। परिवार कैसा होता था? मात सत्तात्मक होता था। तो उसको याद रखिएगा आप कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार कैसा था? मात सत्तात्मक था। फिर हम आगे चलते हैं। तो देवदासी जो हमारे दक्षिण में अभी भी प्रचलित है, तो देवदासी प्रथा का प्रचलन वहाँ पे मिला है। फिर पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। ठीक है। फिर हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि लोहे से परिचित नहीं थे वो, तो इस प्रकार से तलवार, भाला, है ना, इसका उपयोग भी वो नहीं करते थे क्योंकि इसके साक्ष्य कहीं पे नहीं मिले। तो इसको याद रखिएगा, तलवार, आपका भाला वगैरह, इसका उपयोग जो है वो ये नहीं करते थे। फिर मनोरंजन भी करते थे ये। तो मनोरंजन के साधन जैसे हम लोग साधन क्या है? टीवी देख लेते हैं और मोबाइल चला लेते हैं, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, है ना। मोबाइल में कुछ देखने के लिए नहीं बचता है तो लास्ट में क्या देखने लगते हैं? स्टेटस देखना शुरू कर देते हैं लोगों के, कर देते ना। तो भैया सब देख डाले, अब स्टेटस देखें तो तरह तरह के लोग लगाए होंगे तो वो देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही मोबाइल देख लेते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही मनोरंजन कर लेते हैं, तो ये कुछ घातक हो सकता है। तो तब क्या था साधन? शिकार था, मछली मारना, पकड़ना, पशु पक्षियों की लड़ाई, चौपड़, पासा वगैरह, नाच गाना आदि। तो ये उस समय के क्या थे? मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अभी बदल गए हैं और हम लोगों के मुख्य साधन ये नहीं है ना। हम लोगों के मुख्य साधन, सबसे बड़ा मुख्य साधन कौन सा बन गया है? मोबाइल, है ना, मोबाइल। और गेहूँ और जौ की खेती तो करते ही थे वो। चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। तिल की खेती भी करते थे। तिल समझ रहे क्या? तिली लड्डू बनते ना, तिली के लड्डू कब बनते हैं?
तिलवा चौथ में। उसको और क्या बोलते हैं? बुड़की, बुड़की बोलते हैं ना। तिलवा चौथ में जो तिली के लड्डू बनते हैं, तो ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो तिल की खेती भी करते थे, मतलब लड्डू भी खाते रहे होंगे, है ना। फिर सिंधु घाटी समाज जो है वो मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ था? जैसे हमारा समाज कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है वो कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला शासक, दूसरा मध्यम और तीसरा निम्न। इसको याद रखिएगा, शासक, मध्यम और निम्न। फिर मृतक संस्कार, तो मौत तो निश्चित है, आनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मरते थे और आज भी मरते हैं। तो अंतिम संस्कार क्या होता था, कैसे होता था? तो अंतिम संस्कार के मुख्यतः 3 प्रकार से होता था, है ना। पहला क्या होता था? पूर्ण समाधि, माने सीधे किसी की मृत्यु हुई, कुछ अनुष्ठान किया और उसको दफना दिया गया पूरी तरह से, है ना, कुछ नहीं किया, पूरी दफना दिया। दूसरा आपका आंशिक समाधि, तो इसमें क्या करते थे कि मरने पर जो है वो पहले उसको फेंक दिया जाता था, ताकि जानवर वगैरह जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो उसको खा लें। फिर जो अवशेष बचता था, उस अवशेष को क्या करते थे? दफना देते थे। उसको क्या बोलते थे? आंशिक समाधि। और तीसरा है आपका दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में क्या करते थे? उसको जला दिया जाता था। तो कहीं कहीं पे जो है वो 2 लोगों को भी जलाने के साक्ष्य मिले हैं, कहीं कहीं पे संयुक्त दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं कि 2 लोगों के साथ जलाया गया, माने 2 अवशेष मिले हैं। तो हो सकता है कोई जोड़ा ऐसा कोई है, या किसी के साथ साथ में कोई परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, उसको दोनों के साथ दफना दी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सिंगल ही मिले हैं। फिर बात करते हैं हम शवों को जलाने और दफनाने दोनों का, है ना। कि पूछते कि शवों का संस्कार कैसे होता था? तो दफनाते थे, जलाते थे, दफनाते और जलाते थे। तो क्या होगा आंसर? दोनों, दफनाते भी थे और जलाते भी थे, वो उनके रीति रिवाज थी, है ना। फिर मोहनजोदड़ो में, है ना, ये क्या है कि साक्ष्य मिले हैं जलाने के। और आपका जो लोथल और कालीबंगा है, यहाँ पे समाधियाँ मिली हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पे लोग आगे करते थे, दफनाते थे, है ना। फिर आगे चलते हैं हम। काली कांच की चूड़ियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है आपका। तो काली चूड़ी और काली बंगा दोनों में काली काली है। यहाँ जाओ तो बढ़िया गर्मी लगेगी, तुमको ठंडी लगेगी, आ जाओ। ठीक है। तो काली कांच की चूड़ियाँ कहाँ मिली हैं? काली बंगा में। और एक गाड़ी मिली है तांबे की, इक्का गाड़ी, ये कहाँ पे मिली है? तो हड़प्पा में। इसको याद रखिएगा, कहाँ मिली है? हड़प्पा में। फिर हम और आगे चलते हैं, यहाँ जाओ ना इस तरफ, इसकी हवा आएगी तुमको, थोड़ा सा कांच खोल दो वो। तो हवा क्रॉस करने लगेगी बस। फिर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? भाई ये सभ्यता नष्ट हो गई, सालों दर साल ये ज़मीन के नीचे दफन रही। फिर इसकी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोज की गई। तो ये सभ्यता तो थी जो प्रमाणित है, लेकिन ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई? इतनी बड़ी सभ्यता जो भारत से प्राचीन सभ्यता है वो नष्ट कैसे हो गई, इसका विनाश कैसे हो गया? तो विनाश के मामले में इतिहासकार जो है अपने अलग अलग राय देते हैं। इतिहासकारों के क्या है, अलग अलग मत है। लेकिन यदि आपसे कोई एक मत पूछा जाता है ना, कि मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि मुख्य कारण क्या था? बाढ़। माने बाढ़ आई, इस कारण से ये सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। लेकिन आपका क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बनता है कि किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने क्या कारण माना? सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का किस इतिहासकार ने
कौन सा कारण माना। तो उसके लिए हम ये बता रहे हैं। तो प्रमुख मत कौन कौन से हैं आपके, जैसे कि आपका जॉन मार्शल, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। तो इन्होंने क्या माना है, प्रशासनिक शिथिलता, माने प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो ख़त्म हो गया और धीरे धीरे अव्यवस्था फैल गई, जिसके कारण से जो है वो ये सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। फिर आपके मैके, तो मैके ने वही कारण माना है जो समांतर इतिहासकारों ने माना है। वो क्या माना है, बाढ़ की बाढ़ आई और उससे जो है वो ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसी प्रकार से कैनेडी ने क्या माना, प्राकृतिक आपदा, कि प्राकृतिक आपदा के कारण से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। फिर आपके साहनी हैं, तो उन्होंने क्या माना, भूतात्विक परिवर्तन, माने भूमि में कुछ ऐसे भौतिक परिवर्तन हुए है ना, जैसे भूकंप वगैरह आ जाना है ना, पृथ्वी फट जाना, तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी जिसके कारण से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो विनाश हो गया। फिर हम बात करते हैं गार्डन और व्हीलर की। गार्डन और व्हीलर की, तो इन्होंने माना कि आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो नष्ट कर दिया। आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। फिर आपका अगला है आपका स्टाइन, तो इन्होंने भी लगभग प्राकृतिक कारण ही माने हैं, जैसे कि बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन। क्या माना, बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। मेरी यही कोशिश रही है इसमें कि कोई भी फैक्ट जो है बाहर ना जाए। इसके लिए मैंने काफ़ी पेपरों का अध्ययन किया है कि जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो सामान्यतः देखा गया है कि क्वेश्चन किसी एग्जाम में आता है, वही क्वेश्चन जो है वो अन्य एग्जामों में भी आने लगता है। तो नए क्वेश्चन बनने की काफ़ी कम संभावनाएं होती हैं। तो मैंने इस टॉपिक में लगभग वही फैक्ट लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको आप देखिएगा। और अगला वीडियो हमारा जो है वो इतिहास का पार्ट 6 होगा और हमारा उसका सब्जेक्ट होगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से, फिर से बोली तेज से एक बार, अथर्ववेद है ना। तो इन वेदों की रचना जिस समय हुई उस काल को क्या बोला गया, वैदिक काल बोला गया। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, उससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, या वेदों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वेद कितने वेद हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है ना, कौन सा वेद औषधि के बारे में बताता है, फिर पुराण हैं, कितने पुराण हैं, कौन से पुराण काहे संबंधित है, वेदांग हैं, उपनिषद हैं। तो इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। तो देखिएगा और बताइएगा कैसा है। नमस्कार, धन्यवाद।